गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो नंबर 1 फैक्टर इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, दैट इज़ स्टेबिलिटी of oxidation state is inversely proportional to ionization energy। ठीक है, ये रहेगा इसमें। तो जिस भी मेटल के लिए सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसके लिए उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम निकल +2 एंड प्लेटिनम +2 के केस को कंपेयर करें तो जो निकल +2 के लिए है उसके लिए जो IE1 है और जो IE2 है उन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जीज़ का सम प्लेटिनम +2 की आयनाइजेशन एनर्जीज़ के सम से लेसर है। तो अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ का सम लेसर होगा तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है निकल +2 के लिए वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर निकल +2 इज़ ग्रेटर देन प्लेटिनम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से। सो निकल +2 इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्लेटिनम +2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम प्लेटिनम +4 और निकल +4 का कंपेयर करें तो प्लेटिनम +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी निकल +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज अगेन जो आयनाइजेशन एनर्जीज़ का सम है दैट इज़ IE3 + IE4 वो लेसर है किस केस में, प्लेटिनम +4 के केस में एज कंपेयर टू निकल +4। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जीज कम है प्लेटिनम +4 की निकल +4 से, तो जो प्लेटिनम +4 होगा वो निकल +4 से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी मोर स्टेबल होगा। ठीक है, नंबर 2 फैक्टर जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ में हम E0 रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। आप याद रख लीजिए कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं जहाँ से हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो जनरली अगर E0 रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में मोर है और लेसर है, ठीक है, मतलब नेगेटिव में तो मोर होगी तो वो लेस ही होगी, ठीक है, या फिर पॉजिटिव में भी लेस है, ठीक है, तो क्या होगा, more will be the stability of that oxidation state, more will be the stability of that oxidation state, more will be the stability of that oxidation state means that transition metal will be a good reducing agent, will be a good reducing agent। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन मेटल क्या होगी, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। अब ये किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि अगर E0 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर मोर नेगेटिव होगी या लेसर होगी तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे अगर हम कॉपर का कंपेयर करें, कॉपर +1 एक्वस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पे जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव 0.52 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कॉपर +2 के लिए कंपेयर करें एक्वस तो वो हमारे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो इसके लिए जो E0 रिडक्शन की वैल्यू है वो क्या है, +0.34। ठीक है, अब रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर +1 की ज़्यादा है या कॉपर +2 की ज़्यादा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल से पता चल रहा है। तो इसका जो कॉपर +1 है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, और जो कॉपर +2 है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो कॉपर +1 के रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर +2।
ठीक है। सो कॉपर +1 की टेंडेंसी टू रिड्यूस इनटू कॉपर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कॉपर +2, ठीक है। तो कॉपर +1 की टेंडेंसी कॉपर में कन्वर्ट होने की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर +2, विच इंडिकेट्स दैट कॉपर +2 इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू कॉपर +1। वो इसके ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल से भी पता चल रहा है। ऐसे इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में क्या है, लेसर है, ठीक है। तो जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल लेसर होता है, अब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव में हैं, पॉजिटिव में कंपेयर करोगे तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। अगर इसके ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की कम है तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई। तो मतलब कॉपर +2 इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू कॉपर +1। दिस वी हैव कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अदर फैक्टर्स ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी मेटल है, M पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, डेल H। उसके बाद M गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो डेल H क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, सॉरी यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी आएगा, सब्लिमेशन, सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डेल H सब्लिमेशन, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम में से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल H आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब किसी गैसियस आयन को जब हम एक्वस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं डेल H हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो ये टोटल एनर्जी था यानी डेल H वो किसके इक्वल हो गया, डेल H सब्लिमेशन प्लस डेल H आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल H सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डेल H पे कैसे डिपेंड करेगी, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय चेंज इन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा एंथैल्पी में चेंज होगा उतनी उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज़ देख लेते हैं हम। जैसे ई नॉट वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ पे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पे जो ई नॉट वैल्यू है वो M2 पॉजिटिव मेटल एक्वस इन वोल्ट। यहाँ पे टाइटेनियम की -1.63 है। ये वैल्यूज़ आपको एज इट इज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल आइडिया होना चाहिए। और कुछ जो एक्सेप्शंस हैं उनकी भी वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर जिसको याद होती हैं तो वो कर ले, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बट इनके बेसिस पे जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कंपेयर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में लेस नेगेटिव होती है, ठीक है। मींस जैसे अब कैल्शियम +2 की बात करेंगे तो इसके लिए जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव में -2.87 वोल्ट है। मींस नेगेटिव में कितनी ज़्यादा है ये वैल्यू। तो अगर नेगेटिव में इतनी ज़्यादा है इसका मतलब कैल्शियम +2, हमने क्या पढ़ा था शुरू में कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी स्टेबल होगी।
जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसके लिए ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू लेस नेगेटिव है। जो कैल्शियम पॉजिटिव 2+ है इनके लिए ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब जो ये हैं ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी +2 में वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, वाई दिस? ठीक है, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी, कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी। तो उससे क्या होगा, अगर उनकी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो हमें पता है कि जहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसी करके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू लेसर नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। रीज़न आपको पता चल ही गया, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि जो जिंक है उसके लिए जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू है वो है -0.7 वोल्ट। ठीक है, ये भी क्या है, नेगेटिव में लेसर है। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव लेस, मीन्स जिंक +2 में भी जिंक +2 में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, मीन्स जिंक +2 की जो स्टेबिलिटी है इस ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या है, लेसर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, जिंक के केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी लो है एंड इसकी जो डेल-एच हाइड्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, डेल-एच एटोमाइजेशन क्या होती है, किसी भी सॉलिड को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं डेल-एच एटोमाइजेशन, तो वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, और डेल-एच हाइड्रेशन क्या होती है, 1 मोल ऑफ गैसियस आयन को एक्वस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं डेल-एच हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो अगर डेल-एच हाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो वो उस एटम की एटोमाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी को ओवरकम कर देगी, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, कम होगा, और अगर ओवरऑल एंथैल्पी चेंज कम होगा तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेल-एच एटोमाइजेशन कम है, डेल-एच हाइड्रेशन ज़्यादा है, बट जो जिंक के लिए डेल-एच आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसी करके जो जिंक है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इट हैज़ नेगेटिव लेस वैल्यू ऑफ Zn। ठीक है, नंबर 3, अब जो कॉपर है उसके लिए जो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव में तो छोड़ो, वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि कोई भी मेटल उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कब होगी, या तो उसके ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में मोर होनी चाहिए, ठीक है, या फिर पॉजिटिव में लेसर होनी चाहिए। ठीक है, ना तो ये नेगेटिव में है और ना ही ये पॉजिटिव में लेसर है, ये क्या है, पॉजिटिव में ज़्यादा है। मीन्स कॉपर इज़ नॉट स्टेबल इन कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स कॉपर का कॉपर में +2 में कन्वर्ट होना लेसर फिजिबल है, लेसर फिजिबल है, मीन्स कॉपर विल नॉट रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या होना पड़ेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा एसिड से रिएक्ट करने के लिए, और हाइड्रोजन को रिलीज़ करने के लिए उसको खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और जो एसिड है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। बट जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, अब हाईली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन से होते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। दीज आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। तो ये जो हैं
हाईली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स HNO3 एंड H2SO4, इनके साथ ही कॉपर रिएक्ट करके कॉपर +2 में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 कि जो मैंगनीज़ हैं, निकल हैं और जिंक हैं, इनकी जो E0 वैल्यू है वो कंपेरेटिवली नेगेटिव में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो मैंगनीज़ है, निकल है और जिंक, मैंगनीज़, निकल एंड जिंक, मैंगनीज़ इसकी नेगेटिव वैल्यू बाकी सीरीज से क्या है, नेगेटिव में ज़्यादा है, निकल की भी ज़्यादा है और जिंक की भी ज़्यादा है नेगेटिव में। तो ये ऐसा क्यों है? दिस मीन्स दैट मैंगनीज़ +2, this means that manganese is stable in +2, nickel is stable in +2 and zinc is also stable in +2 oxidation state। अब मैंगनीज +2 में स्टेबल होने का रीज़न क्या है कि वो 3d5 हो जाएगा एंड हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जिंक +2 क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा एंड फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। उसके बाद निकल +2 जो है वो स्टेबल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, because of its high hydration enthalpy। वैसे अगर जनरली हम देखें तो जब हम अलोंग द सीरीज़ जा रहे हैं, डी ब्लॉक में M2+ से M जो E0 रिडक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव में लेस हो रही है। ठीक है, नेगेटिव में लेस हो रही है, उसका मतलब ट्रांजिशन मेटल्स की जो स्टेबिलिटी है उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रही है, कम हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई दिस हैपन्स? दैट E0 रिडक्शन वैल्यूज becomes lesser negative along the series due to increase in ionization enthalpy, along the period। उसके बाद ट्रेंड्स इन M3+ एंड M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले हमने जो ट्रांजिशन मेटल्स का ट्रेंड पढ़ा है वो M2+ टू M तक पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स इन द M3+ M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगेन आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो ज़रूरी हैं पढ़ने। उसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। टाइटेनियम -0.37 -0.26, क्रोमियम -0.41, मैंगनीज +1.57, आयरन +0.77, कोबाल्ट +1.97। तो ये वैल्यूज़ हैं। इस पे हमें जिन वैल्यूज़ पे ध्यान देना है वो है वेनेडियम की वैल्यू, मैंगनीज़ की वैल्यू, आयरन की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे वेनेडियम के लिए देख लेते हैं कि जो वेनेडियम के E0 रिडक्शन की वैल्यू है ना वो बाकी के कंपैरिजन में नेगेटिव में लेस है, नेगेटिव लेसर है।
जो आपकी बुक में लेसर लिखा हुआ है ना, वो नेगेटिव में लेसर को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। आपकी बुक में नेगेटिव लेसर नहीं लिखा, जस्ट लेसर लिखा है, उसका मतलब है नेगेटिव में लेस। अब बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जो वेनेडियम की इनॉर्ड रिडक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव में लेसर है, विच इम्प्लाइज दैट V2+ इज मोर स्टेबल देन V3+, ठीक है। बट वाई? बिकॉज V2+ में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d3 है। 3d3 है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे दैट इज T2g 3Eg0, इस तरह से फिल होंगे। एंड T2g3 क्या हो गया यहाँ पे? हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड हो गया और मोर स्टेबल हो गया। दैट्स वाई V2+ इज मोर स्टेबल दैन V3+। एक पॉइंट इसमें हम ये देखते हैं कि जो मैंगनीज़ की वैल्यू है, जो मैंगनीज़ की वैल्यू है E0 रिडक्शन की वैल्यू, वो ज़्यादा ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या है? ज़्यादा है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स दैट अब M+3 यानी मैंगनीज़ +3 कब स्टेबल होता है? जब E0 रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में मोर होती, नेगेटिव में मोर होनी चाहिए थी, यानी नेगेटिव में मोर होती और या फिर पॉजिटिव में लेसर होती। बट यही ना तो नेगेटिव में मोर है ना ही पॉजिटिव में लेसर है, इनफैक्ट पॉजिटिव में हायर है, which also indicate that manganese +2 is more stable, which also indicates that manganese +2 is more stable than manganese +3. And manganese, why manganese +2 is more stable than manganese +3? Because manganese +2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 3d5, which is half filled, ठीक है। अब हाफ फिल्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। हाफ फिल्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एक दो पॉइंट्स और बताने थे इसमें, जैसे आयरन की बात करते हैं। आयरन का जो E0 रिडक्शन की वैल्यू है, आयरन की जो E0 रिडक्शन की वैल्यू है वो यहाँ हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव में ज़्यादा है, ठीक है। वी शो देन इट शोज़ व्हाट इट शोज़। लेकिन अगर ये पॉजिटिव में तो ज़्यादा है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में देखें, यानी मैंगनीज़ और कोबाल्ट के कंपैरिजन में देखें तो पॉजिटिव में लेसर है। और अगर पॉजिटिव में लेसर है दैट मीन्स आयरन +3 पॉजिटिव लेसर मीन्स कंपैरेटिवली लेसर, comparatively lesser value of E0 reduction potential of iron indicates that Fe+3 is more stable than Fe+2. And why Fe+3 is more stable than Fe+2? Because Fe+3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 3d5, ठीक है, एंड विच इज़ हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो मैंगनीज, आयरन और एक स्कैंडियम का केस बढ़ना था। स्कैंडियम की यहाँ पे E0 रिडक्शन की वैल्यू दी नहीं हुई है, लेकिन जो E0 रिडक्शन की वैल्यू है वो इसकी लो है, ठीक है। अब लो का मतलब अगेन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव में लो, नेगेटिव में सॉरी लो का मतलब है यहाँ पे कि जनरली लो है, ठीक है। तो नेगेटिव में मोर हुई विच इंडिकेट्स दैट इसकी जो वैल्यू है वो लेसर है, ठीक है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स दैट स्कैंडियम +3 इज मोर स्टेबल, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ पे बुक में लो वैल्यू लिखा है वहाँ पे उसको डायरेक्ट लो ना समझते हुए आप उसको नेगेटिव मोर समझोगे, ठीक है। तो जब नेगेटिव मोर समझोगे तो यहाँ पे ये ओवरऑल क्या बन जाएगी? नेगेटिव मोर क्या होगा? लेसर ही वैल्यू आएगी, तो जो स्कैंडियम +3 होगा वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और जब स्कैंडियम +3 मोर स्टेबल होगा तो स्कैंडियम +3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ मोर स्टेबल। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस कैसे बनते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में? ट्रांजिशन मेटल्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं हम। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड आयंस। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड आयंस। तो वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड आयंस? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ unpaired electrons, because of presence of unpaired electrons in n-1d sub shell,
बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d सब शेल। तो जब हम वहाँ पे वाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो जो n-1d सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद इन द सेम सब शेल, जैसे अब T2g और Eg में डिवाइड हो जाते हैं d ऑर्बिटल्स, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्साइट होके इसमें जाएगा और कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और फिर जब वापस आएगा रिटर्न बैक होगा तो कुछ लाइट को ट्रांसमिट करेगा, और जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो ट्रांसमिट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट को ट्रांसमिट करेगा और उसी कलर का वो हमें शो होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई ट्रांजिशन एलिमेंट रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीनिश ब्लू वो ट्रांसमिट करेगा और वो वैसा ही हमें दिखेगा कंपाउंड। इसमें जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं उनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म और इन देयर मोस्ट कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हम वाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तो दे आर कलरलेस, दे फॉर्म कलरलेस और वाइट कंपाउंड, ठीक है। तो कलरलेस या फिर वाइट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आप ये रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले।